बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अगले लेक्चर के साथ आपका बायोलॉजी टीचर्स लॉगिन। आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 का। तो प्रीवियस लेक्चर में हम पानी सिस्टम पढ़ चुके थे। आज हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में वायरसेस का क्या मकाम है। वायरसेस का जो मकाम ये हमेशा से एक तनाज़े में रहा है और बायोलॉजिस्ट जो हैं इस मामले में कंफ्यूज हैं कि आया कि वायरसेस को जो है हम जिंदा कहें या वायरसेस को बेजान कहें। दरअसल इस चीज़ की तनाज़े के अंदर, इस मसले के अंदर मेन चीज़ जो वायरसेस की बनावट है ना, वो चीज़ आड़े आ रही है। वायरसेस करते क्या हैं? वायरसेस ये करते हैं कि जब ये किसी जानदार के जिस्म से बाहर होते हैं तो ये बिल्कुल बेजान होते हैं, ऐसे जैसे कि क्रिस्टल्स हों, कोई बेजान चीज़ हो, वैसे नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। लेकिन वायरसेस जब किसी जानदार के अंदर मुंतकिल होते हैं, किसी मेज़बान के अंदर मुंतकिल होते हैं, तो ये फ़ौरन ही एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद ये फिर अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं और दूसरे जानदारों के अंदर बीमारियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनकी एक जानदार वाली खूसियत पैदा हो गई। यानी ये किसी कभी बेजान नजर आते हैं और कभी ये जानदार नजर आते हैं। तो साइंसदानों ने इनको इंटरमीडिएट में रखा है। इनको बायोलॉजी में इनको किसी भी एक किंगडम में वायरसेस को नहीं रखा गया, क्योंकि ये ए सेलुलर जानदारों में आ जाते हैं। ए सेलुलर जानदार वो जानदार या ए सेलुलर वो आप उसको चीज़ का नाम दे सकते हो। ए सेलुलर वो चीज़ होती है कि जिसके अंदर जो सेल वाली जो तरतीब होती है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल के अंदर आप देखें कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पूरे निज़ाम को चलाता है और फिर उसके बाद मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होती हैं जो सेल के लिए काम करती हैं। ये डिवीजन ऑफ लेबर है, काम की तकसीम है सेल के अंदर। लेकिन जब आप वायरसेस को उठाओगे तो वायरसेस के अंदर ये तरतीब नहीं पाई जाएगी। तो जानदारों में इसको हम शामिल नहीं कर सकते, तो किसी किंगडम में नहीं रख सकते। और देखा ये गया कि जो जानदारों वाली एक करैक्टर थी वायरसेस के अंदर, कि इनके अंदर डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। और हमने ये देखा है कि डीएनए और आरएनए जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। तो ये खुशियात इनके अंदर मौजूद थी और इसी डीएनए की वजह से, आरएनए की वजह से ये जो वायरसेस होते हैं ये अपनी ग्रोथ जो है कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आप दूँ कि मुख्तलिफ वायरसेस जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करते हैं, एड्स, हेपेटाइटिस वगैरह, वो ये बीमारियाँ इस वायरसेस की वजह से होती हैं। और अब अभी तक वायरसेस का कोई ख़ास इलाज भी दरियाफ्त नहीं हो सका। और भी एसेलुलर जानदार हैं, एसेलुलर पार्टिकल्स हैं, इनको पार्टिकल्स कह सकते हैं, चीज़ कह सकते हैं कि प्रोयॉन्स और वाइड्स, ये दोनों एसेलुलर हैं। ये दरअसल प्रोटीन इन नेचर हैं, यानी ये किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स में शामिल होते हैं। तो वायरसेस का मकाम बायोलॉजी में क्या है कि वायरसेस को किसी किंगडम में नहीं रखा गया, इसको आउट ऑफ किंगडम में रखा गया है, किसी क्लासिफिकेशन में नहीं लेके आते, क्योंकि ये जानदार और बेजान, जानदार भी तस्वर नहीं होते और बेजान भी तस्वर नहीं होते। इनको इंटरमीडिएट, दरमियाना दर्जे के पार्टिकल्स कहा जाता है। तो उम्मीद काफ़ी आपको ये वायरस का पॉइंट समझ आ चुका होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो निहायत ही अहम है, बहुत ही अहम है, जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। और ये अक्सर एग्ज़ाम में आता होता है और इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना भी है और अच्छे तरीके से याद भी करना है, ताकि आपको बाद में मसला ना हो। तो स्टूडेंट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जिस साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था उसका नाम था कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस साइंटिस्ट था जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, इस सिस्टम को मुतारिफ कराया। और देखते इसका ये निज़ाम मशहूर होता गया और बहुत से साइंटिस्ट ने उसको इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। यानी ये इतना एप्लीकेबल था और इतना आसान था। बात ये है कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को मुतारिफ कराने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये मैं आपको इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो असूल हैं, ये चीज़ें पढ़ने के बाद आगे आपको अहमियत में बताऊँगा कि क्यों ज़रूरत पड़ी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अगर हम देखें तो आपको ये यहाँ से वादे लग रहा होगा, एक बाई है और एक है नोमियल। यानी बाई यानी दो, नोमियल नाम, दो नाम, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक नाम बनाया जाता है दो नामों को मिलाकर। वो दो नाम कौन से होते हैं? एक जो होता है, पहला नाम जो होता है वो जीनस का होता है और दूसरा नाम जो होता है वो स्पीशीज का होता है। यानी जीनस का वाला नाम उठाएंगे और स्पीशीज वाला नाम उठाएंगे और दोनों को मिलाकर एक नाम बना दिया जाएगा और उस नाम को हम नाम देंगे कि ये क्या है? साइंसी नाम है।
ये क्या है जी, साइंसी नाम है। तो ये साइंसी नाम रखने के लिए हमें जो कार्लस लिनस ने असूल मुतारिफ कराए थे उनको समझना होगा, उसी के मुताबिक नाम हमें लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इन्हीं असूलों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और इन्हीं असूलों के मुताबिक ही आप किसी भी जानदार का साइंसी नाम रख सकते हैं। पहला असूल ये है कि अगर कोई चीज़ आप किसी भी जानदार का आप नाम रख रहे हैं तो नाम तो आपने रख लिया, लेकिन आप उसका नाम जब लिखना है तो अगर आप कंप्यूटर के ज़रिए किसी भी जानदार का नाम लिख रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखेंगे। इटैलिक्स एक डिज़ाइन है एक राइटिंग का जो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा होता है, वर्ड को थोड़ा टेढ़ा बना के लिखा जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर में किसी स्पीशीज़ का नाम, किसी जानदार का नाम लिख रहे हैं, किसी जानदार का साइंसी नाम लिख रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी जानदार का नाम अपने हाथ से लिख रहे हैं, फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस जो है इंसान का साइंटिफिक नेम है। तो अगर आपने हाथ से लिखा है तो इसके नीचे आप ऐसे एक लाइन दे देंगे। जब आप लाइन दे देंगे तो ये पहला असूल है कि ये क्या है, साइंटिफिक नेम है किसी भी जानदार का अगर आप हाथ से लिखोगे। उसके बाद स्टूडेंट आप इस चीज़ को याद रखना कि जो दूसरा असूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, कि उसमें जो पहला नाम है जीनस का, उसको हमेशा आप बड़े हरूफ में लिखोगे, यानी जब पहला लफ्ज़ लिखोगे तो वो बड़ा होना चाहिए, यानी कैपिटल में होना चाहिए। और दूसरा जो स्पीशीज़ का नाम है उसको आप हमेशा जो है वो छोटे जो है वर्ड में लिखोगे। और यही बात याद रखना, ये असूल याद रखना कि हमने ये ग्रामर में पढ़ा है कि अगर नाउन भी हो, नाउन जो है नाउन का पहला लफ्ज़ हमेशा बड़ा लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई नाउन भी आ रहा है तो मतलब पहला लफ्ज़ जीनस है, जीनस का नाम है, उसको आपने बड़े रूप में लिख दिया, लेकिन दूसरा स्पीशीज़ का आ रहा है, अगर वो नाउन भी है फिर भी आप उसको कैपिटल वर्ड में नहीं लिख सकते, आपको उसको छोटे हरूफ में ही लिखना पड़ेगा। तो ये दूसरा असूल है जो साइंसी नाम रखने का। अगला जो तीसरा असूल है, आखिरी असूल, वो है कि जब आप किसी भी जानदार का साइंसी नाम रख लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए, उसके बाद आपने उसका जो है मुखफ़्फ़ इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने एक जानदार का नाम रखा है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है उसका नाम है एस्क्रिचा कोलाई। एस्क्रिचा कोलाई को देखें तो आप जब इसको पहली बार पढ़ोगे तो इससे पूरा लफ्ज़ लिखोगे एस्क्रिचा कोलाई, लेकिन जब बार बार आप इस नाम को रिपीट करेंगे तो आप इसको इन शॉर्ट में लिख देंगे। इसको आप लिखेंगे ई कोलाई, यानी कि आपने अब इसको ई कोलाई को आपने शॉर्ट में कर दिया, यानी ई से एस्क्रिचा कोलाई, यानी इससे आप समझ जाएंगे कि ये दरअसल क्या है, एस्क्रिचा कोलाई लिखा हुआ। ये थर्ड पॉइंट था, थर्ड असूल था जो कि हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन असूल थे, इन तीन असूलों को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी जानदार का साइंसी नाम जो है वो रख सकते हैं। ये बिल्कुल अहम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आता होता है, इसको आपने ध्यान से रखना। उसके बाद इसकी अहमियत है, बात करें अहमियत की कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये भी एक अहम बात है। देखिए स्टूडेंट, जब आप इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने जो ये ज़मीन बनाई है और निहायत ही वसी बनाई है, जब आप इस वसी दुनिया को, अल्लाह ताला की दुनिया को देखने चाहते हैं तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपके इलाके में पाया जाता है वो और ज़मीन और मुल्कों में अंदर पाया जाता है। तो मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों की ज़बानें मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क गए हुए हैं, अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आपके बुक के अंदर एग्जांपल है कि प्याज, अब आप पाकिस्तान के अंदर प्याज के मुख्य नाम देखें कि प्याज को ओनियन भी कहा जाता है इंग्लिश में, किसी जगह पे गांडा कहा जाता है, किसी जगह पे बादशाह और किसी जगह पे बसल भी कहा जाता है। अब एक ही जानवर के इतना मुख्तलिफ नाम हो गए। तो इसमें जो जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें ये प्रॉब्लम पैदा होती है कि किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी मकामी लोगों के पास जाने के लिए फिर उन्हें वहाँ पे जाके निहायत ही मसला होता है कि कैसे उनसे ये बात डिस्कस की जाए। अब आप चीन में चले जाएँ तो वहाँ पे आप जाते हैं और अगर आपको वहाँ की मकामी ज़बान में प्याज का नाम नहीं पता, और अगर आप वहाँ पे जाकर कहें कि मुझे जो है इस वसल के बारे में बताएं, तो वो तो जो चीनी होंगे वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे कि ये क्या रहा है। तो साइंसदानों को ये चीज़ ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसा यूनिवर्सल निज़ाम, एक
पूरी दुनिया में जो अप्लाई हो वो निज़ाम मुतारफ़ किया जाए कि जिसमें एक जानदार को एक नाम दिया जाए और पूरी दुनिया में उसका वही नाम होना चाहिए। तो वो जो नाम बनाए गए उन्हें हम फिर क्या कहते हैं, साइंसी नाम यानी साइंटिफिक नेम कहा जाता है, साइंसी नाम कहा जाता है। इस तरीके से आप देख लें कि एक यहाँ पे हमारे यहाँ कौवा पाया जाता है, इसको हम जो है ब्लैक बर्ड कहते हैं, काला परिंदा कहते हैं कौवे को। कहाँ कौवा भी कहा जाता है, काला परिंदा भी कहा जाता है, और एक पहाड़ी कौवा होता है उसको रेवन भी कहा जाता है। तो मतलब मुख्तलिफ नाम जो है वो हैं। तो उस लिहाज से अब जो पहाड़ी कौवा है उसको रेवन कहा जाता है, लेकिन उसको भी काला कौवा कहा जाता है, और यहाँ पे जो कौवे पाए जाते हैं वो भी काला कौवा कहा जाता है, लेकिन फ़र्क पता नहीं चल रहा। तो इस लिहाज से साइंटिफिक नाम दिया गया। अब जैसे कि एक मछली की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ जो साइंसदान हैं वो कहते हैं मछली वो चीज़ है, मछली वो जानदार है कि जिसके अंदर जो वर्टिब्रेट है, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। उसके बाद उस मछली में जो है वो गिल्स पाए जाते हैं और फिन्स पाए जाते हैं जो तैरने में मदद करते हैं। ये मछली की तारीफ है, असल साइंटिफिकली ये मछली की तारीफ है। लेकिन बहुत से ऐसे जानदार हैं जिनको ऐसे मछली का नाम दे देगा, फिश का नाम दे देगा, जैसे कि स्टार फिश है, क्रे फिश है और बहुत सी फिश हैं। लेकिन उनको जब देखोगे, अब स्टार फिश में आपने देखा वो तो स्टार कलर में है, लेकिन उसके जो है कोई ख़ास रीढ़ की हड्डी वगैरह मौजूद नहीं है। इस तरीके से ग्रे फिश को देखें तो वो यहाँ आम हमारे यहाँ घरों के अंदर पाई जाती है, जो किताब में पानी रखी हुई उनके अंदर पाई जाती है, तो वो फिश तो नहीं हुई। तो लिहाजा साइंटिस्ट ने कहा कि ये बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो हमें ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करना चाहिए जो यूनिवर्सल हो। इसलिए फिर बायोनोमिकल को जो है वो मुतारफ़ करें।